वो वक्त कुछ और था जब लोग चूल्हे पर रोटियां सेंकते थे और दिलों में नफरत भी उसी आंच पर पकती थी। न बिजली थी, न अस्पताल, बस अधूरी सड़कें। उसी अधूरी सोच में एक कुम्हार अपना घर बसाए बैठा था। मिट्टी से बर्तन बनाना उसका पेशा था और औरत को बस औलाद पैदा करने की मशीन समझना उसका नजरिया। वो अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था, लेकिन उस घर में 3 बेटियों की भी कहानियां थीं। वो कहानियां जो कभी पूरी नहीं होने दी गईं, क्योंकि जैसे ही कोई बेटी पैदा होती, उसके कानों तक वो प्यारी सी चीख पहुंचती, उसके माथे पर बल पड़ जाते और फिर वो चुपचाप उस नन्ही जान का गला घोंट देता। बीवी हर बार रोकती, हाथ जोड़ती, घुटनों पर गिरती, कहती, वो भी मेरी औलाद है, बस एक बार उसे जी लेने दो। लेकिन उसके लिए बेटी पैदा होना किसी सजा से कम नहीं था। कहता, बेटियां बोझ होती हैं। बीवी की आंखें बहतीं, लेकिन क्या कर सकती थीं। 5 बार ये मंजर दोहराया गया। 3 बार बेटियों की चीखें मिट्टी में दबा दी गईं और 2 बार बेटों को सीने से लगाकर कुम्हार ने मुस्कुराना जाना। बीवी हर बार अंदर से थोड़ी और मरती गई, लेकिन जीती रही। शायद किसी दिन कोई बात हो, शायद उसका मर्द बदल जाए। वो औरत एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती है, न शिकायत, न सवाल, बस एक लंबी सांस जो बताती है कि अब वो कुछ और सोच रही है। इसी खामोशी के साथ जब छठी बार उसके पेट में हलचल शुरू हुई, तो एक शाम उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूं, कुछ दिनों के लिए। कुम्हार जो मिट्टी में सना बैठा था, एक लम्हे को थमा, फिर गर्दन उठाए बगैर बोला, जा सकती है, मगर सुन, अगर इस बार भी बेटी हुई तो वहीं उसे मार देना। अगर बेटा हो तो मेरे पास ले आना, फौरन। बीवी की आंखें कुछ पलों के लिए सुन्न हो गईं, लेकिन जब हर बार आंखों से गिरा हो तो अब किसी के लफ्ज नहीं चुभते। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा, कुछ पुराने कपड़े एक झोली में रखे और पेट पर हाथ रखे उस रास्ते पर चल पड़ी जो उसके मायके की तरफ जाता था। उसका मायका उस गांव से कुछ दूर था, जहां अब भी लोग औरत को साया समझते थे, बेआवाज, बेअसर और बेनाम। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला तो बेटी का चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई। एक झलक में माँ जान लेती है कि बेटी इस बार किस डर से भागी है। कुछ कहा नहीं, बस बांह पकड़कर अंदर ले आई। अगले दिन से ही बीवी ने अपनी अम्मी के साथ हल्की फुल्की मेहनत में हाथ बटाना शुरू किया। कभी अनाज बीनती, कभी पानी भरती और कभी पल भर बैठ जाती, पेट पर हाथ फेरकर जैसे अपने बच्चे से कोई बात करना चाह रही हो। बूढ़ी माँ अक्सर कहती, क्या सोचती रहती है हर वक्त? और वो मुस्कुराकर कहती, सोचती हूं इस बार कौन आएगा, एक और बेटी या फिर कोई सांस लेने वाला रिश्ता। वक्त बीतता गया, मौसम बदले, खेतों में हरियाली आई और फिर सूख गई। और फिर एक सुबह उसके पेट में वो दर्द उठा जो हर औरत को औलाद की पहली दस्तक देता है। माँ दौड़कर कंबल लाई, दाई को बुलाया और बीवी पसीने में डूबी बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, जैसे कह रही हो, अब चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगी। कई घंटे गुजरे। चीखों की जगह अब एक प्यारी सी रोने की आवाज गूंजी। फिर से बेटी हुई थी। बीवी ने बच्ची को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। बूढ़ी माँ बगल में बैठी थी, सन्न। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस एक खामोश सवाल दोनों के बीच लटका रहा। अब क्या करेंगे? इधर कुम्हार के गांव में कुछ लोग बातों में लगे थे। किसी ने मजाक में कह दिया, तेरी बीवी के यहां बच्चा हुआ है, लेकिन वो खबर देने नहीं आई। कुम्हार जो चाक पर मिट्टी घुमा रहा था वहीं थम गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन है बच्चा? उसने पूछा। कहते हैं बेटी हुई है फिर से, किसी ने उसके कान में डाला। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी आंखें चाक से हटकर उस रास्ते की तरफ थीं जो उसकी बीवी के मायके की तरफ जाता था। इधर बीवी जानती थी कि वो आएगा, देर सवेर आएगा, और इस बार कुछ भी हो सकता है। वो बच्ची को सीने से लगाए दरवाजे पर बैठी रही पूरे दिन, और जैसे ही शाम ढली, बूढ़ी माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, गांव के पीछे जो पुराना तालाब है ना, वहीं चल। बीवी ने बच्ची को कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन हौसला भी कुछ कम नहीं था। वो दोनों तालाब की तरफ गईं। रात का वक्त था।
वो रात बहुत ठंडी थी। आसमान पर बादलों की एक झील तैर रही थी और हवाएं चल रही थीं। कुम्हार की बीवी अपनी मां के साथ कांपती हुई उस छोटी बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। दोनों औरतें किसी सज्जा जैसी खामोशी में डूबी हुई थीं। तालाब के पास रखी एक पुरानी टोकरी को मां ने उठाया, अंदर एक मुलायम कपड़ा बिछाया और बच्ची को बड़ी नरमी से उसमें रखा। उस लम्हे दोनों के हाथ कांप रहे थे, आंखें बरस रही थीं और जुबानें बिल्कुल चुप। बीवी बार बार बच्ची के चेहरे को देखती, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को सहलाती, लेकिन डर ने और मर्द के गुस्से से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। बीवी की मां ने टोकरी पर एक पतला सा कंबल रखा और फिर दोनों औरतें गहरे जंगल की तरफ चल पड़ीं, बिना पीछे देखे, क्योंकि अगर एक बार भी पीछे मुड़ीं तो ये काम शायद मुमकिन न हो पाता। रास्ते में सिर्फ पत्तों की खरखराहट और उनके डरे हुए कदमों की आहट थी। रात का सन्नाटा कभी कभी किसी उल्लू की आवाज से टूटता, लेकिन वो बच्ची जो अब तक जाग रही थी एकदम खामोश थी, जैसे उसे भी मालूम हो गया हो कि इस वक्त रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जंगल के अंदर जहां दरख्त एक दूसरे से लिपटे खड़े थे, वहीं एक जगह वो दरिया बहता था। बहाव तेज था, पानी गहरा और काफी तेज। बीवी ने कांपते हाथों से टोकरी को उठाया, आंखों में आंसू, दिल में सदमा, और फिर बहुत धीरे से उस टोकरी को पानी के हवाले कर दिया। टोकरी बहने लगी, कुछ ही पल में दूर हो गई, फिर और दूर, और फिर दोनों औरतों की आंखों से ओझल। बीवी ने मां के सीने से लगकर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो ऐसा रोना था जिसमें अफसोस, मजबूरी और एक अधूरी ममता सब कुछ शामिल था। बूढ़ी मां ने सिर पर हाथ फेरा, लेकिन क्या कहती? लफ्ज नहीं थे अब। बस कुछ कदम खामोशी में खींचे और दोनों फिर उसी रास्ते पर लौट चलीं। मगर अब वो रास्ता पहले जैसा नहीं था। अब वो मां नहीं थी, अब वो बेटी भी नहीं रही। इधर टोकरी ने अपना सफर शुरू कर दिया था। पानी की लहरों पर हौले हौले डोलती हुई वो टोकरी अब जंगल के दिल की तरफ बढ़ रही थी। सुबह हो चुकी थी और ऊपर से सूरज की किरणें पत्तों से छनकर पानी पर गिर रही थीं, और टोकरी उस नज़ारे के बीच एक अजनबी उम्मीद की तरह बहती चली जा रही थी। बच्ची चुपचाप लेटी थी, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी नई चीज को देख रही हो, जहां कोई उसे गोद में नहीं उठाता, लेकिन दरिया की गोद में वो तैर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। टोकरी न जाने कितनी दूर निकल चुकी थी। दरिया अब और गहरा हो चला था, मगर टोकरी अब भी बह रही थी। लेकिन अब बच्ची की भूख ने असर दिखाना शुरू किया। पहले वो धीरे धीरे कराहने लगी, फिर उसकी कराहें रोने में बदल गईं। उस प्यारी की आवाज उस जंगल में गूंजने लगी। कोई सुनने वाला इंसान नहीं था, कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। और फिर टोकरी एक झाड़ी में आकर अटक गई। वो झाड़ियां दरिया के किनारे उगी थीं, न बहुत गहरी न बहुत छोटी, मगर टोकरी अब तक वहीं फंसी थी, आधी टेढ़ी आधी सीधी। और बच्ची अब जोर जोर से रो रही थी। इधर गांव में शाम होते ही एक और मंजर सामने आया। बीवी और उसकी मां, जो हिचकियों में डूबी घर लौटी थीं, कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुम्हार आ चुका था। उसके चेहरे पर वही गुस्सा, वही आंखों में शक और लहजे में वो सख्ती जो औरत को लहूलुहान कर देती है। क्यों नहीं बताया तूने? बेटा हुआ है या बेटी? वो गरजते हुए बोला। बीवी ने कुछ पल आंखें नीची रखीं, फिर कहा, बेटी हुई थी, लेकिन हमने उसे दरिया में बहा दिया। ये सुनते ही कुम्हार का चेहरा ढीला पड़ा। फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई उसके होठों पर, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अच्छा किया, वो बोला। मैं ही कहता था ना, बेटी का क्या काम है। उसने कुछ और नहीं पूछा, जैसे अब कोई बात बाकी ही ना हो। उधर दरिया का पानी अब कुछ ठंडा हो चला था। हवाएं भी थम गई थीं, मगर झाड़ी में अटकी वो टोकरी अब भी वहीं थी, और उस टोकरी के अंदर वो प्यारी बच्ची, जो भूख, डर और तन्हाई की शिद्दत में बुरी तरह बिलख रही थी। उसकी आवाज नाजुक, टूटी हुई, लेकिन दरिया की गूंजती हुई खामोशी में बहुत वाजह थी। और उसी दरिया में कुछ ही दूर एक बड़ी सी मछली, जो खुद भी भूख के आलम में तैर रही थी, इधर उधर अपने शिकार की तलाश में थी। उसका पेट पिचक गया था, आंखों में हल्की बेचैनी थी, और हर एक हलचल पर उसका ध्यान था। लेकिन तभी वो एक अजीब सी आवाज सुनती है। कोई मछली ऐसी आवाज नहीं करती। ये किसी रोते हुए इंसान के बच्चे की आवाज थी।
धीमी, लरजती, थरथराती हुई मछली कुछ पल रुकी और फिर उस आवाज के पीछे बहते हुए पानी में तेजी से आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई खिंचाव हो, कोई नामालूम रिश्ता बन गया हो उस आवाज से। कुछ ही देर में वो उस झाड़ी तक पहुंच गई जहां टोकरी फंसी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखों से उसने टोकरी के अंदर झांका और वहां वो बच्ची रोते हुए अपने छोटे से हाथ हिला रही थी। मछली को देखती तो शायद और भी डर जाती, लेकिन अब उसमें रोने की ताकत भी कम हो चुकी थी। मछली ने कुछ देर तक बच्ची को देखा। एक अजीब सा सुकून उसके अंदर उतरता चला गया। हाँ, उसे भूख लगी थी, बहुत लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्ची को देखकर उसके अंदर शायद ममता जाग गई। वो खामोश सी टोकरी के निचले हिस्से को अपनी नुकीली नाक से हल्के से धकेलने लगी। फिर धीरे धीरे उसने टोकरी को अपनी पीठ पर टिकाया और एक बोझ की तरह नहीं, जैसे कोई चीज उठा रही हो, वैसी नरमी और एहतियात के साथ अब वो मछली अपनी पीठ पर टोकरी उठाए दरिया के बहाव में आगे बढ़ रही थी। कहीं और दरिया के दूसरी किनारे पर एक और गांव था, छोटा, सादा और दरिया के किनारे जिंदगी बसर करता हुआ। वहां एक मछुआरा दरिया में मछली पकड़ने आया हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। वो 3 दिन से खाली हाथ लौट रहा था और उसके घर में बीवी के साथ साथ अब भूख भी उसका इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नजर दरिया की सतह पर कुछ अजीब देखती है। एक बहुत बड़ी मछली और उसकी पीठ पर टोकरी। उसने आंखें मसल कर देखा, शक नहीं था, और जब वो मछली पास आई तो उसने टोकरी में झांक कर देखा। बच्ची। उसका दिल जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। वो हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। उसने जल्दी से टोकरी को उठाया और अपने पास खींच लिया। बच्ची अब भी जिंदा थी, हल्के से रो रही थी, उसकी सांसें चल रही थीं और आंखों में अजनबी चेहरों को देखकर घबराहट थी। मछुआरा अब तक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वो मछली जो टोकरी छोड़ चुकी थी दरिया में अजीब अंदाज में कूदने लगी। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, जैसे वो बता रही हो, मैं अपनी पीठ पर लाई हूं इसको यहां तक। मछुआरा शायद सब समझ चुका था। उसने टोकरी एक तरफ रखी और अपने हाथों से उस मछली को भी पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। अब वो दोनों, बच्ची और मछली, उसके पास थे, और वो खुद एक ऐसा शख्स था जिसके घर में अभी तक कोई औलाद नहीं थी। 3 दिन से वो और उसकी बीवी भूखे थे। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था, लेकिन उस वक्त उसके दिल में शायद एक ख्याल था, मुझे बच्ची मिल गई। मछुआरा बच्ची को बहुत नरमी से सीने से लगाता है, और बच्ची और मछली को लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी बाहर ही बैठी थी, चूल्हे को ताकती हुई, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो लपक कर आई और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया, ऐसे जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को फिर से पाले। ये कहां से आई? उसने कांपते लहजे में पूछा। दरिया से, मछुआरा बोला। मछली अपनी पीठ पर लाई है इसे। बीवी ने मछली को देखा और उसकी आंखों में भी वही सवाल था, वही मोहब्बत। अब मछुआरा मछली को लेकर घर के पीछे बने एक गहरे गड्ढे में डाल देता है, जहां पहले वो छोटी मछलियां पालता था। अब वहां सिर्फ एक मछली थी, और उस रात पहली बार उस झोंपड़ी में चूल्हा जला, बच्ची के लिए दूध गर्म हुआ, और एक टूट चुके जोड़े की गोद में ममता की नई सुबह आ गई। घर के अंदर मिट्टी के छोटे से चूल्हे पर पतीली में पानी खौल रहा था। मछुआरे की बीवी बच्ची को अपनी गोद में लिए झूला रही थी। 3 दिन की भूख के बाद ये पहली बार था जब उसने मुस्कुराते हुए किसी चीज को पकाया था, लेकिन वो खाना बच्ची के लिए था, खुद के लिए नहीं। बच्ची अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे किसी अजनबी लम्हे को अपनापन मिल गया हो। और बीवी, वो एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर आंगन में रखे गड्ढे के पानी में वो बड़ी सी मछली चुपचाप नीचे बैठी थी। खाने को दिया जाता, मगर वो कुछ खाती नहीं थी। मछुआरा परेशान था, बार बार गड्ढे के पास जाकर उसे देखने लगता, मगर मछली जैसे किसी गम में डूबी हो। कुछ ठीक नहीं लग रहा इस मछली के साथ, मछुआरे ने अपनी बीवी से कहा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसने उस बच्ची से कोई रिश्ता बना लिया हो, बीवी ने कहा। अपनी बात कहते हुए अचानक रुक गई, फिर बच्ची की तरफ देखने लगी।
अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। मछली की हालत दिन ब दिन और खराब होने लगी और मछुआरे की बीवी की उलझन भी बढ़ने लगी। अब वो बच्ची को लेकर गड्ढे के पास बैठने लगी। वो सोचती शायद मछली बच्ची को देखकर कुछ बेहतर महसूस करे। और फिर एक रोज दोपहर में जब बच्ची को नींद नहीं आ रही थी और वो हल्का हल्का रोने लगी, गड्ढे के पानी में हलचल हुई। मछली ने पहली बार अपनी गर्दन पानी के ऊपर निकाली। बीवी सन्न रह गई। बच्ची ने जैसे ही मछली को देखा, रोना रुक गया। वो एकटक देखने लगी और मछली धीरे धीरे पास आ गई। उस रोज के बाद से कुछ बदलने लगा। बच्ची अब रोती नहीं थी जब तक मछली को एक नजर देख न लेती। बीवी बच्ची को लेकर हर शाम गड्ढे के किनारे बैठ जाती। मछली कभी अपना सिर बाहर निकालती, कभी पानी के छींटे मारती और बच्ची खिलखिलाकर हंसती। ऐसा लगने लगा जैसे दो अलग अलग लोगों के दो जज्बाती दिल कहीं एक दरिया की लहर में मिल गए हों। वक्त बीतता गया। बच्ची अब कुछ बड़ी हो गई थी, लगभग 2 साल की। वो अब रेंगकर मछली के गड्ढे तक पहुंच जाती थी। मछली उसके पास आती थी और कभी कभी अपने पंखों से पानी उछालती थी जैसे खेल रही हो। और बच्ची, वो उस मछली को देख देख कर इतनी खुश होती जैसे वो उसकी माँ हो। मछुआरे की बीवी ये देखकर हर रोज सुकून महसूस करती थी। अब वो ये मान चुकी थी कि अगर बच्ची को कोई चीज खुशी देती है तो वो इस मछली की मौजूदगी भी है। एक दिन सुबह बहुत सादी थी, जैसे हर रोज की तरह। मिट्टी के आंगन में हल्की सी धूप बिखरी थी, हवा ठंडी थी और मछुआरे की बीवी घर के दरवाजे के पास बैठकर पुराने कपड़ों में पैबंद लगा रही थी। बच्ची पास ही बैठी मिट्टी से खेल रही थी। उसकी उंगलियां कभी गीली मिट्टी को मसलतीं, कभी छोटे पत्थर इधर उधर बिखेर देतीं। गड्ढे के पानी में आज फिर मछली की गर्दन ऊपर आई थी। उसका पूरा जिस्म धीमे धीमे पानी में हिल रहा था। वो बच्ची की तरफ देख रही थी जैसे उसे इंतजार हो। तभी लाली मछली! बीवी के हाथों से सुई छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने एकदम बच्ची की तरफ देखा। क्या कहा तूने? बच्ची ने बिना कुछ समझे फिर से उसी प्यार से दोहराया, लाली मछली। अब की बार उसकी आंखों में चमक थी और उंगली उस तरफ उठी हुई थी जहां गड्ढे में मछली धीरे धीरे गोते खा रही थी। मछुआरे की बीवी की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गले से लगाया। उस लम्हे की गर्मी उसके सीने तक उतर गई थी। किसी मां की तरह उसका दिल पसीज गया। तूने लाली मछली कहाँ? उसी वक्त मछली ने जैसे पानी के ऊपर एक चक्कर काटा। उसकी पूंछ ने पानी की सतह पर एक हल्का सा दायरा खींचा और बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। उस दिन से लाली मछली का नाम घर में गूंजने लगा। मछुआरे का घर अब 2 जिंदा चीजों से नहीं, 3 से आबाद हो गया था। अब ये रिश्ता गहरा हो चुका था। एक लंबा अरसा बीत चुका था। अब वो 21 साल की हो चुकी थी। चेहरे पर बला की सादगी और तासुर ऐसा कि कोई देखे तो दिल की गहराइयों तक उतर जाए। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी जो किताबों से नहीं, रिश्तों से आती थी। वो किसी स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन जो सिखाया था मछुआरे और उसकी बीवी ने सिखाया था। और वो मछली, वो बूढ़ी मछली जो अब उसकी सबसे पहली और सबसे गहरी दोस्त बन चुकी थी। लाली, वही मछली जिसने उस दिन टोकरी को दरिया में तैरते देखा था और एक ममता का रिश्ता निभाया था, अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका जिस्म अब उतना मजबूत नहीं रहा था। आंखों की चमक धुंधली हो गई थी और तैरते हुए भी ज्यादा वक्त गड्ढे के किनारे गुजार देती थी। वो अब कम खाती, कम तैरती और ज्यादातर वक्त चुप रहती थी। मगर जब लड़की उसके पास आती तो लाली मछली जैसे उसे पहचानती हो, अपनी नजरें घुमाकर लड़की को देखती और हल्का सा पानी के नीचे सरक जाती, जैसे कह रही हो, मैं अब भी यहीं हूं, तेरे साथ। गांव वाले अब इस लड़की को दरिया की बेटी कहते थे। सब जानते थे कि ये लड़की मछली के साथ बड़ी हुई है। कुछ तो इसे अजीब भी कहते, मगर जो उसकी आंखों में देखता उसके दिल से कुछ कहे बिना नहीं रह सकता था। वो अब दिन का ज्यादातर वक्त गड्ढे के पास बैठकर लाली मछली से बातें करती। एक दिन जब दोपहर के वक्त धूप हल्की पड़ रही थी और आंगन में सन्नाटा फैला था, मछुआरे ने अपनी बीवी से कहा, अब वक्त आ गया है, लाली को वापस उसके घर छोड़ देना चाहिए। औरत चौंक कर रह गई। क्या सच में? इतने सालों बाद उसे वापस छोड़ दें? मेहरीन, जो वहीं पास बैठी थी, चुपचाप सुन रही थी। उसके लबों पर एक गहरी खामोशी थी,
मगर आंखों में एक तूफान। लाली को दरिया चाहिए, वो अब यहां नहीं रह सकती, उसने बहुत सधी हुई आवाज में कहा, लेकिन उसकी रूह कांप रही थी। वो अब थक चुकी है, शायद दरिया की ठंडक ही उसे सुकून दे सके। अगले ही दिन सबने तय किया, लाली को दरिया में छोड़ दिया जाएगा। सुबह की रोशनी में जब दरिया का पानी सूरज से सोने जैसा चमक रहा था, मछुआरा, उसकी बीवी और महरीन तीनों लाली को गड्ढे से निकालकर एक बड़ी सी टब में रखकर दरिया के किनारे ले आए। जैसे ही लाली ने पानी की खुशबू महसूस की, वो जोर जोर से कूदने लगी। उसकी बूढ़ी थके हुए जिस्म में फिर से चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, हां, यही मेरा घर है, यही मेरा आसमान है। महरीन ने टब को धीरे से झुकाया और लाली फिसलकर दरिया में समा गई। पानी के अंदर जाते ही लाली मछली ने एक चक्कर काटा और वापस ऊपर आकर ऐसे घूमी जैसे शुक्रिया कह रही हो। महरीन के होंठ कांपे, मगर उसने आंसू नहीं बहने दिए। जा लाली, मगर रोज मिलना, बस इतना ही कहा। उस दिन के बाद एक नई बात शुरू हुई। हर सुबह महरीन जंगल के रास्ते अकेली दरिया के किनारे पहुंचती। वो नंगे पांव जाती, हाथ में एक पुराना कपड़ा और कुछ मछली के लिए चावल लेकर। और जैसे ही दरिया के पास बैठती, लाली मछली की बूढ़ी परछाई पानी के नीचे से उभरती और धीरे धीरे सतह पर आ जाती। फिर दोनों घंटों साथ बैठते, बातें होती, कुछ हंसी, कुछ खामोशियां। लफ्ज कम होते थे, मगर महसूसात बहुत गहरे। महरीन अब जवान हो चुकी थी, मगर उसके लहजे में वही बचपन की बात थी और दिल में वही लाली मछली के लिए बेपनाह मोहब्बत। गांव के लोग अब भी उसे अजीब कहते, मगर किसी की कहानियों में इतनी खामोश गहराई नहीं होती जितनी दरिया के इस किनारे पर थी। इसी तरह एक दिन की बात है, जंगल की उस तंग पगडंडी से, जहां शायद ही कोई कभी आता, अचानक कुछ घोड़ों की टापें सुनाई दी। दूर से 4-5 घुड़सवारों का एक छोटा सा काफिला आता दिखा। बीच में एक सजे धजे घोड़े पर नीले लिबास में एक नौजवान बैठा था। कोई शहजादा मालूम होता था। उम्र रही होगी तकरीबन 24 साल। उसकी आंखों में तलाश थी और चेहरे पर शराफत। वो अपने साथी दरबारी और सिपाहियों के साथ शिकार की तलाश में जंगल के भीतर आया था, मगर एकाएक दरिया के किनारे एक अजीब और दिल को छू लेने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने था। वो देखता है, एक लड़की नंगे पांव दरिया किनारे बैठी है और उसके सामने एक बूढ़ी मछली जो बार बार पानी से बाहर निकलती है, जैसे उससे बात कर रही हो। शहजादा ठहर जाता है। उसके लश्करी और सिपाही चुपचाप देखते हैं। ये कौन है? और ये मछली, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उस रात उसने किसी से कोई बात नहीं की। सुबह होते ही उसने खुद दरिया के किनारे जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेला गया। ना कोई घोड़ा, न सवारी, न दस्तूर। महरीन हमेशा की तरह दरिया के किनारे बैठी थी। लाली मछली उसके सामने पानी से खेल रही थी। जब नवाबजादा सामने आया तो महरीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बिना किसी घमंड के बेहद सादे लिबास में उसके सामने खड़ा था। तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया, उसने कहा। महरीन चुप रही। लेकिन मैं पहली बार किसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ, ये मछली, ये तुम्हारे लिए क्या है? महरीन की आंखें भीग गईं, लेकिन उसकी आवाज बेहद साफ थी। जब मैं दुनिया में अकेली थी, जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, न नाम न रिश्तेदार, तब लाली मछली ने मुझे अपनी पीठ पर लाद कर उस जगह पहुंचाया जहां मुझे मेरे मछुआरे बाप मिला। मैं कैसे किसी इंसान से रिश्ता जोड़ूं और उस रिश्ते को छोड़ दूं जो मुझे जिंदगी में सबसे पहले मिला? नवाबजादा देर तक सुनता रहा, फिर उसने सिर झुकाया और बगैर कुछ कहे लौट गया। कुछ वक्त गुजरा। जिस दिन महरीन ने पहली बार उसका दिल तोड़ा था, उस दिन से अब तक कई महीने बीत चुके थे और अब वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी महरीन को हमेशा यह ख्याल आया था कि क्या उसकी जिंदगी सिर्फ लाली मछली और उसके माँ बाप तक ही सीमित रहेगी? क्या उसे कभी किसी और के साथ अपना जीवन बांटना होगा? इसी सोच में डूबी हुई थी महरीन, जब एक दिन अचानक दरिया के किनारे एक घोड़ा रुकता है। उसकी पीठ पर सवार वही नवाबजादा था। एक बार फिर उसने अपने पूरे ठाट बाट के साथ महरीन के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था। उसकी आंखों में कोई ललक नहीं थी।
बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान था। उसने धीरे से महरीन की ओर देखा और उसकी आंखों में वो सारी बातें थीं जो उसने कभी न कही थीं और शायद कभी न कहनी थीं। महरीन, उसने बड़े अदब से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी मछली और तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ महल के अंदर रह सकते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद महरीन ने हां कर दी। महरीन और नवाबजादा की शादी की तारीख तय हुई और जल्द ही महल में एक शाही शादी का इंतजाम किया गया। महरीन के अम्मा बाप, लाली मछली और वह खुद नवाबजादा के महल में एक साथ रहने आए। लाली मछली और उसके माँ बाप महल में उसके साथ थे और यह सब कुछ ऐसा था जैसा महरीन ने कभी सोचा भी नहीं था। वह दिन एक नई शुरुआत का था। महल की साज सज्जा में दिन रात एक हो चुका था। हर कमरे की दीवारों पर नए रंग रोगन हो रहे थे। चांदी के गहनों से महल के कोने कोने को सजा दिया गया था। लाली मछली के लिए एक खास जगह तैयार की जा रही थी और महरीन के माँ बाप के लिए भी शानदार कमरा तय किया गया। महल की दीवारें, जो कभी अकेलेपन और खामोशी से जड़ी रहती थीं, अब उन पर हंसी और बातें गूंजने लगी थीं। महरीन, उसकी माँ बाप, लाली मछली और नवाबजादा का महल में आना मानो महल के माहौल में भी एक नई रोशनी भर चुका था। महरीन की जिंदगी एक नई सिमत में चल पड़ी थी। वह अब महल में सुकून से रहने लगी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। यह सब कुछ तो सही लग रहा था, लेकिन क्या यह सब सच में वही था जो वह हमेशा से चाहती थी? उसकी खुशियां अपनी जगह थीं, लेकिन दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा था जो कभी भी उसे पूरी तरह से आराम से नहीं बैठने देता था। क्या उसे लाली मछली के साथ अपने रिश्ते में कोई दरार तो नहीं महसूस हो रही थी? क्या वह महल की जिंदगी में वही खुशी पा रही थी जो वह अपने पुराने घर में पाती थी? लाली मछली के लिए महल में एक ऐसा तालाब तैयार किया गया था जहां वह आराम से रह सके, मगर क्या यह उसे खुश कर पाएगा? महरीन के माँ बाप के लिए भी एक शानदार कमरे का इंतजाम किया गया था जिसमें महल की हर एक ऐशो आराम की चीज मौजूद थी। फिर भी महरीन को महसूस होता था कि उनके माँ बाप का दिल अब भी उनके पुराने घर की यादों में बसा हुआ था। महल के आलीशान कमरे, महलों की दीवारों के भीतर की सजावट, इन सब में वह अपनापन कहाँ था जो उनके पुराने घर में था। लेकिन नवाबजादा के साथ महरीन का रिश्ता अब मजबूत हो चुका था और वह दोनों मिलकर महल में खुश रहने लगे थे। नवाबजादा ने महरीन को पूरी तरह से अपना लिया था और वह उसकी खुशियों में पूरी तरह से शामिल था। वह अब महरीन को हर जगह लेकर जाता, महल के बगीचे में, दरिया के किनारे और हर उस जगह जहां वह कभी अकेले जाती थी। महरीन अब नवाबजादा के साथ सहज हो गई थी। एक दिन महरीन ने नवाबजादा से अपनी दिल की बात साझा की। उसने धीरे से कहा, शाहजादा, क्या आप मुझे कभी भी मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने देंगे? क्या मैं लाली मछली के पास जाकर अपने पुराने घर की यादों को एक बार फिर से जी सकती हूं? नवाबजादा ने उसकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस ली। महरीन, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन तुम हमेशा याद रखना, यह महल तुम्हारा है, यह जिंदगी तुम्हारी है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारी खुशियां मेरे लिए अहम हैं। वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन जिस बदलाव ने सबको बेखबर रखा वो एक पुराना रिश्ता था, शाहजादे की पहली बीवी। हाँ, वो थी तो पहली, मगर अब किसी को याद तक न थी। महरीन के आने के बाद महल की फिजा ही कुछ और हो गई थी। हर तरफ उसी का नाम, उसी की बातें। नौकरानियां उसी की खिदमत में लगीं, बाजारों से आने वाले कपड़े जेवर उसी के लिए। पर ये सब देखकर किसी और का दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, और वो थी शाहजादे की पहली बीवी। उसका नाम भले ही जबानों पर ना आता हो, मगर उसकी मौजूदगी महल की चीजों में छुपी होती थी। उसके कमरे की खिड़की से जब भी पर्दा हटता, महरीन को देखते हुए दो आंखें बड़ी देर तक टिकी रहतीं। महरीन ने कई बार महसूस किया था कि कोई उसे देख रहा है, मगर जब पलट कर देखती तो बस खामोशी मिलती, एक ठंडी सी साकित खामोशी। उस औरत ने जब पहली बार महरीन को देखा था तो दिल में अजीब सी चुभन हुई थी। इतनी हसीन, इतनी सादा, फिर भी इतनी इज्जतदार। और फिर वो मछली, महल में एक मछली के लिए फूलों से सजा तालाब। जिस जगह पर लोग इंसानों को तवज्जो नहीं देते, वहां एक मछली को इतना प्यार। उसे ये सब हजम न हो पाया, लेकिन वो औरत चालाक थी,
जाहिर नहीं होने देती थी अपने दिल का आलम। जब भी मेहरीन से मिलती, चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आती। बहुत प्यारी लग रही हो मेहरीन, ये जोड़ा तुम पर बहुत जच रहा है। उसकी आवाज में मिठास कम, नफरत की परतें ज्यादा होती थीं। मेहरीन भले ही सीधी सादी थीं, मगर इतनी भी नासमझ नहीं थी। उसे कुछ दिन में ही समझ आ गया कि शाहजादे की पहली बीवी के दिल में कुछ तो ऐसा है जो बाहर नहीं आ रहा। एक रोज महल में एक बड़ी दावत रखी गई। शाहजादा कुछ सरहदी मेहमानों को बुलाना चाहता था और मेहरीन से कहा गया कि वो भी उस शाम की मेजबान बने। मेहरीन ने बहुत मेहनत से सब कुछ संवारा। खवातीन के लिए खास कपड़े मंगवाए, दरबार की सजावट खुद देखी और लाली मछली के लिए एक छोटी सी फव्वारे वाली जगह तय की जहां वो भी ठंडी ठंडी पानी में खेल सके। लेकिन उसी दावत की शाम को कुछ अजीब हुआ। एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और कहा, मेहरीन जी, लाली मछली गायब है, वो फव्वारे के पास नहीं है। मेहरीन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बगैर चप्पल के ही भागी, बाग से गुजरी, फव्वारे के पास पहुंची, मगर लाली मछली कहीं नहीं थी। सारे नौकर चाकर इधर उधर ढूंढते रहे। उसी वक्त एक दूसरी दासी आई और धीरे से कहने लगी, मैंने शहजादे की पहली बीवी को बगीचे की तरफ जाते देखा था, कुछ उठाए हुए। मेहरीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गई ये मामला क्या है और वो भागी बगीचे की उस पिछली दीवार की तरफ जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था, और वहीं उस पुरानी हौदी के पास जहां पानी जमा होता था, वहीं लाली मछली पड़ी थी, बिल्कुल साकित। मेहरीन ने दौड़कर लाली मछली को उठाया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर सांस धीमी हो चुकी थी। पानी उसके जिस्म से चिपका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां फेंका हो। मेहरीन की आंखों में आंसू आ गए। लाली मछली, मेरी जान, कौन था जो तुझे यहां लाया? और तभी पीछे से आहट हुई और वो औरत, शाहजादे की पहली बीवी, धीरे धीरे उस हौदी की तरफ चली आई। चेहरे पर वही नकली मुस्कान, मगर आंखों में जलन की चिंगारी। ओह, ये मछली यहां कैसे आ गई? मैंने तो सिर्फ उसे पानी में ताजगी दिलाने के लिए नौकर को कहा था, शायद समझ नहीं पाया, गलती हो गई। मेहरीन उसकी बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ दिख रहा था। उसी वक्त शाहजादा भी वहां आ पहुंचा। उसने लाली मछली को देखा, फिर मेहरीन को, फिर पहली बीवी को। क्या हुआ? उसने पूछा। मेहरीन कुछ कहने ही वाली थी कि पहली बीवी बोल उठी, मैंने ही नौकर से कहा था कि लाली मछली को ताजा पानी दिला दे, शायद कुछ गलतफहमी हो गई, मैं माफी चाहती हूं। शाहजादा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। पहली बार जैसे उसने उस चेहरे के पीछे का असल चेहरा देख लिया हो, मगर वो कुछ न बोला। उस रात मेहरीन लाली मछली के पास बैठी रही। देर रात जब सब सो चुके थे, शाहजादा मेहरीन के कमरे में आया। मुझे अब सब समझ आ रहा है, उसने कहा। मैंने तुम्हें यहां लाकर शायद किसी के दिल को चोट दी है, मगर अब मैं तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों को किसी के जहर का निशाना नहीं बनने दूंगा। अगली सुबह एक फरमान जारी किया गया। महल के हर बाशिंदे के लिए अब नियम बराबर हैं। कोई किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा मिलेगी। उस दिन के बाद पहली बीवी कभी मेहरीन से आंख नहीं मिला सकी। शाहजादा भले ही खुलकर कुछ न कह पाया हो उस रोज, मगर महल की फिजा में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी छा गई थी। पहली बीवी, यानी वो औरत जो अब तक पर्दों में रहकर अपनी जलन छुपा रही थी, अब उसका सब्र टूटने को था। उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो आईने के सामने खुद से बोली, मेहरीन एक गरीब मछुआरे की बेटी, और अब ये मेरे महल की मल्लिका, और वो मछली जैसे कोई रानी हो। नहीं, अब और नहीं सहा जाता। उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ एक ठंडक भी थी, जैसे सब कुछ तय हो गया हो। वो अब इंतकाम लेने का मन बना चुकी थी, मगर ये इंतकाम यूं ही सीधा सादा न होने वाला था। उसने महल के पुराने हिस्से में रहने वाले एक वफादार नौकर को बुलाया। वो नौकर जो कभी इसी पहली बीवी की परवरिश करने वालों में शामिल था। उसकी आवाज में अब भी उस औरत के लिए अदब था। तुम्हें एक काम करना होगा जो किसी को पता न चले, उसने धीमे लहजे में कहा। हुक्म कीजिए मल्लिका साहिबा। उस मछली को, हाँ उसी को, किसी तरह से इस महल से दूर कर दो, मगर ऐसा हो कि किसी को शक भी ना हो। उसे जहर देना हो तो ऐसा दो कि वो तड़प पे नहीं, चुपचाप मर जाए।
अगले दिन महरीन लाली मछली को लेकर महल के पीछे वाले बाग में जा रही थी। वहीं एक नन्हा सा तालाब था जहां लाली मछली को तैरने का बड़ा शौक था। सब कुछ वैसे ही था, फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और लाली मछली का खिलखिलाता अंदाज। मगर महरीन को लगा जैसे कोई साया उनके पीछे है। उसने पलट कर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। उसी शाम को लाली मछली ने खाना नहीं खाया। महरीन ने कई बार पुकारा लेकिन लाली मछली बस एक कोने में बैठी रही। उसकी सांसें भी कुछ अजीब सी लग रही थीं, जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट रहा हो। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर शाहजादे को बुलाया। हकीम को भी खबर दी गई। हकीम आया, मछली को देखा और फिर कुछ देर सोचते हुए बोला, इस पर जहर का असर लगता है, कोई धीमा जहर जो पानी में घुला दिया गया हो। शाहजादे ने दहाड़ते हुए पूछा, महल में ऐसा कौन कर सकता है? मगर हकीम ने सिर झुका लिया, यह तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। महरीन की हालत जैसे किसी मां की होती है जो अपने बच्चे को खोने के डर से कांप रही हो। वो लाली मछली को गोद में लेकर बैठ गई। उसके आंसू टपक टपक कर लाली मछली की चमकदार खाल पर गिरते रहे। तू कुछ मत बोल मेरी जान, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। शाम के वक्त जब लाली मछली की हालत और बिगड़ गई तो शाहजादे ने फैसला लिया, अब कुछ छुपाया नहीं जाएगा। जो भी इस हरकत में शामिल है वो बेनकाब होगा। महल में एक तहकीकाती अमल शुरू हुआ। हर नौकर से पूछताछ हुई, हर जगह की तलाशी ली गई और आखिरकार वो शीशी मिल ही गई जिसमें जहर बचा हुआ था। वो शीशी उसी पुराने हिस्से के कमरे से मिली जहां पहली बीवी का वफादार नौकर सोया करता था। अब बात खुल चुकी थी। नौकर को बुलाया गया। उसने पहले झूठ बोला, मगर जब उस पर दबाव बढ़ा तो सच बाहर आ ही गया। बड़ी मलिका साहिबा ने कहा था, मैंने तो बस उनका कहा माना। अब शाहजादे के सामने वो औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में अब भी गुस्सा था मगर चेहरा उतर गया था। तुमने जानबूझकर मेरी बीवी की सबसे प्यारी चीज को मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो महरीन है। पहली बीवी ने चुपचाप सर झुका लिया मगर फिर बोली, हां किया था, क्योंकि मैंने उस मछली में वो सब देखा जो मैंने कभी नहीं पाया। तुम मुझसे प्यार करते हो जैसे किसी इंसान से करते हो, और वो मछली एक गरीब की बेटी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शाहजादे की आंखें सुर्ख हो गईं। तुम्हें अब इस महल में नहीं रहना चाहिए। तुम जो चाहती थीं वो हासिल न हुआ, मगर अब तुमने जो किया है उसका हिसाब जरूर मिलेगा। उस रात लाली मछली को बचाने की हर कोशिश की गई। हकीमों ने दवा दी, ठंडा पानी बदला गया। महरीन ने एक पल को भी उसे अकेला न छोड़ा। उसकी उंगलियां लगातार लाली मछली के बदन पर फिरती रहीं, जैसे मां किसी बच्चे को थपकी देती है। और सुबह होने से पहले लाली मछली की सांसें कुछ तेज हुईं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौटी और महरीन ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, देखा, तू हारने वालों में से नहीं है मेरी लाली मछली। महल के बड़े दरबार में उस रोज एक अजीब सी खामोशी तारी थी। हवा भी जैसे थमी हुई थी। दरबार में कुछ और ही होने वाला था। शहजादे के हुक्म पर पहली बीवी, जो अब तक बाहर से मुस्कुराती थी और अंदर से जल भुन जाती थी, को दरबार में बुलाया गया। वो बेशकीमती जेवरों में लिपटी हुई आई, मगर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अंदाजा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शहजादे ने भारी आवाज में कहा, हमने बहुत सहन किया। तुम्हारी चालबाजियां, तुम्हारी साजिशें, तुम्हारी झूठी मुस्कुराहटें, मगर अब बहुत हो चुका। महरीन और उसकी लाली मछली पर जो गुजरी वो हम भूल नहीं सकते। तुमने हमारे एतबार को तोड़ा है। महल के सारे वजीर, सिपहसालार और अजीज लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। पहली बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वो फिर भी कोशिश करती रही खुद को बेमुजरिम दिखाने की। शहजादे, उसने घुटी हुई आवाज में कहा, मैंने क्या किया है? महरीन तो आपकी पसंद है, मैंने उसे कब रोका? लाली मछली, वो तो बस एक मछली है। बस करो, शहजादा गरज पड़ा। मछली नहीं, वो एक रिश्ता है जो तुम कभी समझ नहीं पाई। उसके लफ्ज जैसे दीवारों से टकराकर महल में गूंज उठे। आखिरकार शहजादा बोले, आज से तुम इस महल का हिस्सा नहीं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा मकान तय किया गया है, दरिया से दूर, इस शहर से बाहर। बंद कमरा। दरवाजा खुला और सिपाही अंदर आए।
पहली बीवी, जो कभी इस महल की मलिका थी, आज तन्हा अपने कमरे से निकलते हुए एक बार मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन कुछ और था, एक वादा। उसने फर्श पर सिर झुकाया नहीं, बल्कि सिर उठाकर कहा, तुम लोग सोचते हो मैंने हार मान ली। नहीं, मैं एक दिन लौटूंगी, और उस दिन ये सारा शाही महल, ये लाली मछली, ये महरीन, सब कुछ मेरा होगा। मैं सब छीन लूंगी, एक एक चीज। उसकी आवाज में इतनी तलखी थी कि पास खड़े सिपाही भी कांप उठे, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे ले जाया गया, उस महल से बहुत दूर, एक वीरान सी जगह, जहां न कोई उसके आंसुओं को समझने वाला था, न कोई उसके गुस्से को रोकने वाला। शाम ढल चुकी थी। महल की बलखाती गलियों में सूरज की आखिरी किरणें गुम हो चुकी थीं, और हवा में ठंडक का असर फैलने लगा था। महरीन महल की बालकनी में बैठी थी। सामने दूर तक फैला वो नीला दरिया दिखाई दे रहा था, जहां उसकी बचपन की यादें, उसकी हंसी, उसका गम और उसका सब कुछ बहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। नवाबजादा, उसका शौहर, उसके पास आ बैठा। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर एक नर्म सी आवाज उभरी, महरीन, एक बात पूछूं तुमसे। महरीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन मोड़ी। पूछिए। शाहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये जो मछली है, लाली मछली, और तुम्हारे दरिया से जुड़े रिश्ते का जो जिक्र कई बार सुना है, ये क्या है? क्या राज है इसके पीछे? महरीन ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर लाली मछली पर पड़ी, जो अपने खूबसूरत फव्वारे में टहल रही थी। फिर उसने कहा, आप सच में जानना चाहते हैं? शाहजादा ने सर हिलाया। मैं तुम्हें पूरी तरह समझना चाहता हूं महरीन, तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहता हूं। महरीन ने अपनी हथेलियों को आपस में मलते हुए कहा, तो फिर मुझे अब्बू को बुलवाना होगा, जिनके घर मैंने होश संभाली थी। शाहजादा ने फौरन एक नौकर को भेजा, और कुछ ही देर में वो बूढ़ा मछुआरा, सफेद बालों और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ, लाठी टेकता हुआ महल के उस हिस्से में दाखिल हुआ जहां महरीन और शाहजादा बैठे थे। उसने आदाब किया। महरीन ने उठकर आदाब किया। शाहजादा ने इज्जत से उन्हें बैठने को कहा, और फिर अपनी बात दोहराई। बाबा जान, मैं जानना चाहता हूं कि ये मछली और मेरी बीवी का रिश्ता क्या है, और ये महरीन आखिर किसकी बेटी है? मछुआरे ने एक नजर महरीन पर डाली, फिर लाली मछली पर, फिर एक लंबी सांस लेकर बोलने लगा, बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। उस वक्त की जब मेरी झोंपड़ी में भूख और तंगी का राज था। मैं और मेरी बीवी 3 दिन से भूखे थे। मैं दरिया के किनारे मछली पकड़ने गया था, और अचानक मेरी नजर एक बड़ी सी मछली पर पड़ी, जिसकी पीठ पर एक टोकरी रखी थी। शाहजादा ने हैरानी से पूछा, टोकरी? हाँ बेटा, टोकरी। उसमें ये बच्ची थी, एक प्यारी नन्ही सी जान, जो रो रही थी, भूख से, ठंड से, अकेलेपन से। पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर जब देखा कि मछली टोकरी को किनारे तक छोड़ रही है, तो समझ गया कि ये मामूली मछली नहीं है। महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मछुआरा बोलता गया, हमने बच्ची को गले से लगाया, मछली को भी घर लेकर आए। भूखे थे, लेकिन उस मछली को काटा नहीं। मैंने उसके लिए घर के गड्ढे में पानी जमा किया और उसे वहीं रखा। 3 दिन बाद मेरी बीवी ने महसूस किया कि ये मछली और बच्ची एक दूसरे को समझते हैं। शाहजादा ने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर उसकी नजर महरीन पर पड़ी। उसने मछुआरे से पूछा, क्या कभी पता चला कि ये बच्ची किसकी थी? कौन छोड़ गया था उसे? मछुआरे ने सर हिलाया, नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि ये बहती हुई आई थी। किसी ने बेटी से पीछा छुड़ाया होगा। उसके बाद से ये तीनों, मैं, मेरी बीवी और लाली मछली, इसके अपने बन गए। शाहजादा की आंखों में नमी थी। उसने आगे बढ़कर मछुआरे के हाथों को चूमा। आपने इंसानियत दिखाई है बाबा, और महरीन, तुम तो मेरी रियासत की रोशनी हो। मगर अब समझ में आया कि दरिया से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ खेल या याद नहीं, ये तो एक जिस्म का रिश्ता है। शाहजादा ने महरीन को अपने सीने से लगाया। अगले दिन शहर की हवाओं में आज कुछ अलग ही सरगर्मी थी। महल के चौक पर सुबह से ही भीड़ इकट्ठा हो रही थी। डुगडुगी बजाई जा रही थी और ऐलान किया जा रहा था, शहजादा का फरमान है, जो कोई भी दरिया की बेटी महरीन के असल माँ बाप का कोई सुराग लाएगा, उसे इनाम में सोने की अशर्फियां, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। ये ऐलान अब गली गली
नुक्कड़ और चौपाल में पहुंच चुका था। गांव देहात से लेकर दूर दराज की बस्तियों तक लोग कान लगाए बैठे थे। शायद कोई भूली बिसरी याद जुड़ जाए इस दरिया की बेटी से। इसी ऐलान की सदा उस बुजुर्ग औरत के कानों तक भी पहुंची जो एक उजाड़ से गांव में अपने छोटे से टूटे घर में रहती थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकी हुई उम्र की धुंध, लेकिन दिल में एक टीस जो 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेहरीन की नानी थी। जैसे ही उसके पड़ोस की लड़की ने ऐलान सुनाया कि कोई दरिया में टोकरी के अंदर मिली लड़की आज शहजादी बनी बैठी है, तो उस औरत का दिल बैठ गया। उसकी नजरों के सामने मानो पूरा सीन घूम गया। एक पुराना दिन जब उसके दामाद ने कहा था कि अगर फिर लड़की हुई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बेटी नर्म दिल और खौफजदा फिर से हामिला थी, और जब बच्ची ने जन्म लिया तो उसकी जान बचाने के लिए वो दोनों माँ बेटी आधी रात को चुपके से उसे एक टोकरी में रखकर दरिया के हवाले कराई थीं। वो भीगी हुई आंखें, कांपते हुए हाथ और दरिया की बेचैन लहरें, सब कुछ सामने आ गया उस बूढ़ी औरत की आंखों में। वो चुपचाप उठा बैठी, कांपते हाथों से अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और दिल में एक इरादा लेके बोली, ये मेरी नातिन है, मेरी रगों का लहू है। मुझे जाना होगा, मुझे सच बताना होगा। रास्ता दूर था, उम्र भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन दिल का तूफान उम्र की दीवारें गिरा चुका था। बूढ़ी औरत अपने पास कुछ नहीं लेकर निकली, बस हाथ में एक कपड़े की पोटली और सीने में सालों पुरानी एक सच्चाई। महल की तरफ उसका सफर शुरू हुआ। हर मोड़ पर, हर पेड़ के साए में वो रुकी, सांस ली, लेकिन फिर चल पड़ी। सूरज सर पर चढ़ाया, पसीना उसके झुर्रीदार माथे से टपकता रहा, लेकिन इरादा मजबूत था। तीसरे दिन वो शाही महल के दरवाजे पर पहुंची। सिपाहियों ने पहले तो उसे रोकना चाहा, लेकिन जब उसने कांपती आवाज में कहा, मैं दरिया की बेटी की नानी हूं, तो वो चौंक गए। खबर बिजली की तरह महल में फैल गई। मेहरीन उस वक्त लाली मछली के साथ दरिया के किनारे बनी छोटी सी झील में थी जब शहजादा उसे बुलाने आया। मेहरीन, कोई आया है, कोई जो दावा करता है कि वो तुम्हारा खून का रिश्ता है। मेहरीन के हाथ से फूल गिर गया जो वो लाली मछली के लिए तोड़ रही थी। उसकी आंखों में एक साया सा तैर गया। जब वो महल के दीवान खाने में पहुंची तो सामने वो बूढ़ी औरत बैठी थी, थकी हुई, धूल से सनी, मगर आंखों में जानने की एक चमक ली। तुम मेरी कौन हो? मेहरीन की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी ने कांपते हाथों से वो पुराना कपड़ा निकाला, वही जिस पर मिट्टी में दबे कुम्हार के निशान थे, वही कपड़ा जिसमें लपेटकर बच्ची को दरिया में बहाया गया था। ये तुम्हारे साथ दरिया में गया था, तुम्हारी मां के आंसू अब भी इसमें बसते हैं, बूढ़ी बोली। मेहरीन के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। लाली मछली जो पास ही थी, चुपचाप सर नीचे किए झील के पानी में हल्का सा तैर रही थी, जैसे उसे सब याद आ गया हो। शहजादा पास आया। अगर ये सच है तो ये औरत अब तुम्हारी नानी है। महल की जमीन पर खड़े उस वक्त सबकी आंखें नम थीं, लेकिन मेहरीन की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो दौड़कर अपनी नानी से लिपट गई। कुछ ही देर बाद महल में जश्न का ऐलान हुआ, लेकिन इस जश्न में शोर नहीं था, एक सुकून, एक चुप खुशी थी। उस लड़की की पहचान पूरी हो गई थी। वक्त गुजरते गुजरते अब सब कुछ सामने आ चुका था। दरिया की बेटी मेहरीन की पहचान, उसका अतीत, उसका रिश्ता, उसकी जड़ें, सब कुछ जैसे किसी पुरानी तह में दबा हुआ राज्य था जो अब सामने आ गया था। मगर अब एक फैसला बाकी था, एक ऐसा फैसला जो दिल से लिया जाना था, न कि गुस्से या नफरत से। नवाबजादा के हुक्म पर सिपाही उस गांव में रवाना हुए जहां कभी एक गरीब कुम्हार अपनी बेटी की पैदाइश पर दरिया तक जुर्म लेकर गया था। आज वही कुम्हार, जिसकी बेटी अब एक शाही महल की रानी थी, बुलावा पाकर कांप रहा था। उसकी बीवी भी नजरें झुकाए खड़ी थीं। दोनों को महल में लाया गया। जंजीरें नहीं थीं, मगर उनके लिबास, चेहरों और झुके हुए जिस्मों से आंसू की धार बह रही थी। मेहरीन बड़ी तहजीब और ठंडे लहजे में दरबार में दाखिल हुई। सफेद झीनी चादर ओढ़े चेहरे पर हरी संजीदगी थी। हर कोई सन्न था, क्या रानी इन दोनों को सजा देगी? मेहरीन ने दोनों को देखा। एक लंबा बोझिल सुकूत छाया रहा। फिर वो धीरे धीरे बोली, आप मेरे वालिद हैं? कुम्हार ने कांपती जुबान से जवाब दिया।
थे। हाँ, मगर उस दिन से, जब से उसे छोड़ा, उस दिन से खुद को बाप कहने का इनाम खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बीवी भी जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़ दिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, मगर आप जब से दरिया में बहाई गईं, रोज उसी दरिया की तरफ देखते थे, कहीं से कोई सुराग मिले, मगर डर के मारे कभी पास ना जा सके। महरीन ने एक लंबी सांस ली। उस वक्त जैसे उसके दिल में लाली मछली की तस्वीर तैर रही थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। मछुआरे और उसकी बीवी का वो बिन शर्त प्यार याद आया, जिन्होंने बिना जाने कि वो किसकी बेटी है उसे सीने से लगाया। फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं आपको माफ करती हूं, मगर मैं आपको अपना नहीं सकती। पूरा दरबार सन्न रह गया। जिस दिन आपने मुझे दरिया में बहाया, उस दिन आपने रिश्ता तोड़ दिया था। शहजादा आगे बढ़ा और पूछा, तो इनके लिए अब हुक्म क्या है? महरीन बोली, इन्हें कोई सजा ना दी जाए, इन्हें इज्जत से इनके गांव वापस भेज दिया जाए, ताकि जब वो उस दरिया को देखें तो हमेशा याद रहे कि जहां उन्होंने जान गंवाने को छोड़ा था, वहीं एक नई जिंदगी ने उन्हें माफ कर दिया था। कुम्हार और उसकी बीवी को शाही बग्घी में बिठाकर रवाना किया गया। रास्ते भर दोनों रोते रहे, मगर इस बार आंसू शर्मिंदगी के नहीं, एक के अल्फाज की वजह से थे। उधर महरीन अब उस महल की रानी थी, मगर अंदर से अब भी वो वही दरिया की बेटी थी। उसकी लाली मछली, बूढ़ी मछली, अब भी महल के अंदर बने छोटे तालाब में रहती थी, और जब भी महरीन उसके पास जाती तो लाली मछली उसकी आहट पहचान कर पानी में हल्का सा उछाल मारती, जैसे कह रही हो, मैं अब भी तेरे साथ हूं बेटी। शाम ढलने को थी। महरीन महल की बालकनी में बैठी थी। लाली मछली उसके पास बनी छोटी पानी की हौज में धीरे धीरे तैर रही थी। नवाबजादा उसके पास आ बैठा और कहा, तुमने जो किया वो हर कोई इंसान नहीं कर सकता। महरीन मुस्कुराई। जिसे प्यार में पाला गया हो वो नफरत का बोझ नहीं उठाता। दरिया की लहरें दूर से दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई पुरानी आवाज फिर से पुकार रही हो, मगर इस बार वो आवाज गम की नहीं, सुकून की थी। और इस तरह वो लोग महल में हंसी खुशी रहने लगे।